हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है इसको जूम करके क्वेश्चंस को नोट करके आप एक एक नोट्स आपको बनाना है। सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आप बोर्ड पे देखिए उसको। It is the VI graph for a series and parallel combination of two resistors is shown in the figure। ये दो रेजिस्टर्स के लिए VI ग्राफ प्लॉट किया गया है। क्वेश्चन इज which of the two A और B represents parallel combination। इसका मतलब दो रेजिस्टर्स A और B के लिए यहाँ पे VI ग्राफ प्लॉट किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि A और B में से दोनों में से कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई आपसे मैंने हर बार बताया कि VI ग्राफ या फिर IV ग्राफ का मतलब सिर्फ आप यहां देखा कीजिए कि V को कहां लिया गया है और I को कहां लिया गया है। यहां पर I को आपने x एक्सिस पे लिया है और V को लिया है y एक्सिस पे। I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई अगर आप इस VI ग्राफ का स्लोप निकालोगे कहीं से भी तो आपको क्या मिलेगा यहां से डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो इसका मतलब डेल्टा V अपॉन डेल्टा I अगर आप निकालते हो तो 1 अपॉन R आएगा, यानी कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स डायरेक्टली रेजिस्टेंस। यानी इस ग्राफ का स्लोप आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस देगा, यानी कि इस ग्राफ के लिए जो स्लोप होगा वो आपको डायरेक्टली क्या देने वाला है, रेजिस्टेंस। तो भाई जिसका स्लोप ज्यादा होगा इस ग्राफ के लिए उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो आप बताओ किसका स्लोप ज्यादा है। भाई देखो, रेजिस्टर A के लिए स्लोप इतना है और B के लिए इतना है। इसका मतलब A का स्लोप B से ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब A का रेजिस्टेंस B से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब आपने सीरीज, इसके पहले वाले वीडियो में आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लिया होगा। तो मुझे एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला आया था वो था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका फार्मूला आया था वो आया था 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आपने उस वीडियो में देख लिया होगा कि सीरीज में जैसे जैसे अप्लायंसेस को हम जोड़ते जाएंगे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन पैरेलल में जितने भी अप्लायंसेस आप बढ़ाते जाएंगे सर्किट का रेजिस्टेंस कम से कम होता चला जाएगा। इसका मतलब है इसमें A और B रेजिस्टेंस में से कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, ये बताना पड़ेगा। तो भाई यहां पे जरा ध्यान से देख के बताओ मुझे, जो है A का स्लोप और B का स्लोप। तो A का स्लोप B से ज्यादा है, इसका मतलब है A का स्लोप ज्यादा है, यानी कि जितने भी रेजिस्टर्स यहां जुड़े होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, यानी A किसमें होगा, सीरीज में होगा। और जितने भी रेजिस्टर्स यहां जुड़े होंगे वो उनका रेजिस्टेंस, भाई इसका स्लोप कम हो गया ना तो रेजिस्टेंस B का कम होगा, इसका मतलब वो किसमें होगा, पैरेलल में होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे देना है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो आप बोलोगे कैसे, सिंस slope of VI graph, since slope of VI graph, this VI graph gives directly resistance। तो आप बोलोगे कैसे, since slope of straight line A is more than the slope of straight line B, so the straight line B represents less resistance। Straight line B represents less resistance, as we know that in parallel combination resistance decreases while in series combination resistance increases। तो आप क्या बोलोगे, so B represents parallel combination, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इसका स्लोप कम है। अगर यही क्वेश्चन उल्टा पूछता कि भाई किसका जो है रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जैसे क्वेश्चन में आता कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये पूछता कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप बोलते A। ओके, तो ये था पहले क्वेश्चन का जवाब। अब दूसरे क्वेश्चन को देखिए। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B।
यानी ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। आप जरा ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आप कैसे समझेंगे कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो भाई ए और बी पॉइंट्स के बीच में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप समझो कि इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है और इसको हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, चलो ठीक है। तो यहां से करंट आएगी, तो यहाँ पे इस जंक्शन पे इसको दो रास्ते मिल गए। इसमें मान लो I1 करंट फ्लो कर रही है, इसमें मान लो I2 करंट फ्लो कर रही है। तो यही I1 करंट इस 9 ओम में फ्लो करते करते यहां पहुंचेगा और फिर ये यहां से निकल जाएगा बाहर। फिर I2 करंट जो यहां से फ्लो कर रहा है वही करंट 2 ओम में भी जाएगा और वही I2 करंट 3 ओम में भी जाएगा, वही I2 करंट 4 ओम में भी जाएगा। तो अगर सेम करंट सारे रजिस्टर में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब वो सीरीज में होंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको वीडियो में पता चल गया होगा कि सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे I2 करंट 2 ओम 3 ओम और 4 ओम में तीनों में फ्लो कर रहा है, यानी ये तीनों किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, या समझिएगा। तो यहाँ पे आपका 2 ओम 3 ओम 4 ओम में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज में तीनों जुड़े हुए हैं। तो आप बोलोगे, कैसे बोलोगे, ये लिखने का तरीका सीखो। सिंस 2 ओम 3 ओम एंड 4 ohm are in series, therefore resultant या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब इसको आप R1 बोल दो, कितना हो जाएगा, सीरीज में R1 का मतलब क्या है, R1 प्लस, भाई R1 मैंने यहां लिख दिया है, मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट जो है उसको मैंने R1 बोला है। तो सीरीज में सारे रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, जैसे आपने देखा था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर हमने R1 बोल दिया तो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 5 प्लस 4 9 ओम हो जाएगा। ओके, अब हमारा सर्किट कैसा हो गया, जरा इसको समझो। सर्किट हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हमारा ऑलरेडी 9 ओम था और हमने देखा कि इन तीनों के जगह पे एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, कितने ओम का, 9 ओम का। यानी इन तीनों के जगह पे हमने लिख लिया इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया है, इनका रिजल्टेंट होगा 9 ओम। तो अब यहाँ पे आपका फिगर कुछ ऐसा बन गया, आप ऐसे ही फिगर बना करके सॉल्व करिएगा और ऐसे कॉपी में भी लिखिएगा। अब देखो करंट यहां से आ रही थी, करंट यहां से निकल रही थी, अब I1 करंट यहां जा रही थी और I2 करंट यहां जा रही थी, वही चीज तो है, I1 करंट इसमें और I2 करंट इन सब में, और इन सब का मतलब 9 ओम हो चुका है। तो अभी क्या हो गया, जरा इसको समझते हैं कि भाई आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने समझाया था कि अगर करंट डिवाइड्स हो रही है, अगर करंट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब साफ तौर पे है कि अगर करंट डिवाइड हो जा रही है मतलब ये रेजिस्टर्स किसमें है, पैरेलल में होंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था different amount of current will flow through the resistors depending upon the resistance। अब यहाँ पे 9 ओम और 9 ओम है तो ये दोनों आपको मालूम चल गया पैरेलल। अब इसके बाद कोई सर्किट में आपको कोई रेजिस्टेंस दिखने नहीं, यही दो बचे हुए लास्ट में। इसका मतलब अब सर्किट का हम फाइनल रेजिस्टेंस निकाले रहे हैं, therefore टोटल रेजिस्टेंस, फाइनल की बात हो रही है, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B कैसे निकलेगा, पैरेलल का फार्मूला 1/r। अगर टोटल की बात करेंगे तो हम R बोलेंगे हमेशा, तो 1/r इज इक्वल टू क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2, 5 होते तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, जितने भी होंगे ऐसे करके चले जाएंगे। तो 1/9 प्लस 1/9 ये हो गया 2/9, रेसिप्रोकल कर दो तो r की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9/2। तो यानी कि 9/2 का मतलब सॉल्व करोगे तो 2 4 8 यानी 4.5 ओम।
यानी सेकंड क्वेश्चन का हमारा टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना गया 4.5 ओम। अब जरा हम समझते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को आप वीडियो में ध्यान से देखते रहिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से समझते हैं हम लोग। भाई वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y। x और y पॉइंट्स के बीच में हमें यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस चीज को मैं यहीं से समझा रहा हूं, ढंग से देखना। भाई x को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, ये हो गया I। अब क्या होगा कि भाई ये करंट जैसे इस जंक्शन पे पहुंचेगी, इसको 3 रास्ते दिख रहे हैं चलने के लिए। तो मान लो यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर गई, इसमें मान लो कि I2 करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे मान लो I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो I1 करंट है वो 3 ओम में जा रहा है और यही 2 ओम में भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये 3 ओम और 2 ओम में दोनों में सेम करंट I1 फ्लो कर रहा है। तो ये किस में होंगे, सीरीज में होंगे, क्योंकि सीरीज की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक आपने समझ लिया होगा। सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टर्स। तो 3 ओम और 2 ओम में सेम I1 करंट जा रही है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये किसमें है, सीरीज में है। तो सिंस 3 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, देयरफॉर क्या बोलोगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसको आप R1 बोल दो। तो सीरीज में है तो R1 इक्वल टू क्या होगा, जितने भी सीरीज में जुड़े होंगे सब जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो 3 + 2 ओम यानी कि 5 ओम हो गया। अब आप यहां पे आइए, सेम I3 करंट फ्लो हो रहा है 3 ओम में और 2 ओम में। अगेन same amount of current flows through 3 ohm and 2 ohm, so you can write since 3 ohm and 2 ohm are again in series, therefore resultant resistance क्या हो जाएगा, resultant resistance, इसको आप R2 बोल दो। तो R2 इक्वल टू अगेन 3 + 2 कितना आ गया, 5 ओम। यानी कि यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट 5 ओम और इन दोनों का भी रिजल्टेंट कितना आ गया, 5 ओम। अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा बनने जा रहा है, ध्यान देना, ये है 3 ओम और 2 ओम के जगह पे रिजल्टेंट कितना आ चुका है, 5 ओम। फिर यहां भी 3 ओम और 5 ओम थे, ध्यान दो 3 ओम और 2 ओम थे, तो इनके जगह पे भी कितना आ चुका है, 5 ओम आ गया है। और इनके बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था। अब ये पॉइंट आपका x था, ये पॉइंट आपका y था। तो भाई करंट यहां से निकल रही थी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यही था, तो I करंट यहां से निकली थी, इधर I1 जा रही थी, इधर I2 करंट जा रही थी और इधर I3 करंट जा रही थी। तो ये तीनों किसमें आ चुके हैं, पैरेलल में, क्योंकि करंट इनमें डिवाइड हो गया है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल के लिए फाइनल फार्मूला बताइए, देयरफॉर टोटल, अब हम टोटल की बात करेंगे क्योंकि इसके बाद कोई और दिख नहीं रहा है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, टोटल 1/R इक्वल, क्योंकि तीनों पैरेलल में है, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो भाई इसको 5 बोल दो, इसको 1 है तो 1/1 हो गया, ये 5 है तो 1/5 हो गया। तो 1/R = 5 एलसीएम ले लो, तो यहां से 1, यहां से 5, यहां से 1, तो ये आ गया आपका, कितना आ गया आपका, 1/R = 7, 5 + 1 + 1 7/5, 7/5, तो R = 5/7 ओम, यानी 0.777 49, 1 आ गया,
यानी लगभग 0.7 ओम के अप्रोक्सीमेटली इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने समझ ही लिया। अब जरा देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको ढंग से नोट कर लेना। नहीं बेटा, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को तब तक आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है आपको, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स ए एंड बी। इसमें ए और बी में कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है इसकी बात करनी है हमें। तो इस डायग्राम को अगर समझो भाई, ए और बी यहां पे दिख रहे हैं, ये आपका बी है जो कि 2 ओम दिया हुआ है और यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो भाई बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख ही रहा होगा, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, वो करंट यहाँ पहुंची। जब ये करंट यहाँ पे पहुंची तो भाई इसको फिर से 2 रास्ते मिल गए, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो ये मान लो कि इधर की तरफ I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 करंट जा रहा है। तो इस रेजिस्टर 1 ओम में I1 करंट फ्लो कर रहा है और 2 ओम में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में होंगे क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे। एक बात बताओ, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में the potential difference across each resistors will be same, यानी 1 ओम के अक्रॉस और 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और वो किसके बराबर होगा, जितना बैटरी प्रोवाइड कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस उतना है। 2 वोल्ट अगर बैटरी दे रही है तो 2 वोल्ट यहां भी आएगा और 2 वोल्ट इसके अक्रॉस भी आएगा। तो भाई इसमें कितना करंट जा रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लिखेंगे फॉर करंट इन 1 ओम। इसके लिए देखिए 1 ओम में कितना करंट जा रहा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा बोलो भाई। पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहां पर V 10 ही होगा, वो होगा 2 वोल्ट क्योंकि पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस तो आपको यहीं से मालूम चल रहा है, इसको R1 बोल दो तो कितना हो गया 1 ओम। देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू कितना 1 ओम, I1 इज इक्वल टू V बाई R1। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ से भाई V इज इक्वल टू क्या होता है, I बाई V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या होगा V बाई R, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1 कर दिया क्योंकि V तो पैरेलल में सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से I1 इज इक्वल टू V कितना है 2 है, R1 कितना है 1 है, तो ये 2 एम्पियर आ गया। यानी 1 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर का। अब जरा देखते हैं 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा, यहां ऐसे ही बना लो फॉर करंट इन 2 ओम। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है PD, शॉर्ट में लिख रहा हूं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VV सेम ही होगा क्योंकि दोनों भाई पैरेलल में है। तो ये 2 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस को यहाँ R2 बोल दो तो वो 2 ओम है। तो भाई करंट I2 कितना हो जाएगा V बाई R यानी कि 2 बाई 2 यानी कि 1 एम्पियर। कितना हो गया 1 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर यहाँ 1 एम्पियर यहाँ है, इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा करके इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना R, फिर I इक्वल टू V बाई R कर देना, सीधे यही आंसर वापस आपको मिल जाएगा 2 + 1 3 एम्पियर। तो ये दोनों आंसर हो गए, ये आपका पहला आंसर है, तो ये आपका दूसरा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये 4 था आपका। ओके,
अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, जरा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भाई आपको मालूम है यहां पे एक शब्द लिखा है यूनिफॉर्म थिकनेस, तो आप लोगों में से बहुत लोग परेशान भी हुए थे। तो भाई ध्यान रखो ना, अगर थिकनेस यूनिफॉर्म है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो जाहिर सी बात है कि लेंथ बढ़ा डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो गया, लेंथ 1/3 कर दोगे 1/3 कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म थिकनेस की बात हो रही है। इस बात को ध्यान देना, पूरा वीडियो इस चैप्टर के बाद ढंग से देखना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे भाई, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विद रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। भाई 27 ओम का जो है एक वायर है जिसकी थिकनेस सेम है, थिकनेस सेम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो गई, 3 इक्वल पार्ट में जो है उसको कट कर दिया गया। तो भाई 3 इक्वल पार्ट्स में इसको कट किया गया तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा। भाई लेंथ जैसे जैसे घटेगा रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया तो सेम है, एरिया तो सेम है, थिकनेस सेम है। इसका मतलब है कि अगर यूनिफॉर्म थिकनेस के इस वायर को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। तो आप यहां लिखो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट 27 ओम का वायर था और को 3 पार्ट में काटा गया तो एक पार्ट जो आएगा उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 ओम। क्यों? क्योंकि थिकनेस यूनिफॉर्म थी। अगर थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होती तो बात बदल जाती, तब हमको वहां वॉल्यूम देखना पड़ता। अभी ये सब चीजें आप मत सोचो, आप यहां देखो थिकनेस यूनिफॉर्म थी। अब क्या होने वाला है, अब कह रहा था कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये एक पार्ट जो आया उसका रेजिस्टेंस 9 ओम हो गया और इसको कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में। वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलो इनको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं। भाई ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनको हमने पैरेलल में जोड़ दिया। यानी 3 पार्ट जो आया 27 का वो 9 ओम 9 ओम 9 ओम आया, इनको पैरेलल में जोड़ दिया। अब कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस बताइए कितना, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भाई अगर ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होगा और ये निगेटिव से जुड़ा होगा तो करंट यहां आ गई I1, यहां आ गई I2, यहां आ गई I3। डिफरेंट अमाउंट में अगर इन तीनों में करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये पैरेलल में है। वैसे भी आपको पैरेलल का निकालना था। तो भाई यही 3 विषय है, तो डायरेक्ट बात करो किसकी, टोटल रेजिस्टेंस की बात करो। तो फार्मूला लगाओगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/9 + 1/9 + 1/9 यानी कि 9 LCM हो गया। तो 1 + 1 + 1 3 1 जा, फिर यहां से 3 3 जा, तो बच गया 1/3। इसका मतलब 1/R = 1/3। तो R = कितना आएगा 3 ओम। यहीं से इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप क्या करिएगा, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले करके हर एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है। नोट करने के बाद आप उसका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से बढ़िया से लिखिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपको मैं और प्रॉब्लम देने वाला हूं। मैं आपको 40-50 क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। आप सर्किट डायग्राम ढंग से करिएगा, क्वेश्चंस बहुत हैं, आपको मिलता रहेगा, आप करते रहिएगा, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिएगा। कि भाई आपको 6 चैप्टर फिजिक्स में है टोटल, एक चैप्टर ही आपका कंप्लीट होने वाला ही है। आपको पावर बताऊंगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताऊंगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसका न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। तो आप ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आपके पास अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू। ढंग से पढ़ो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा तो 6 चैप्टर हैं, तो तुम खुद ही कैलकुलेट कर दो कि इस चैप्टर से इलेक्ट्रिसिटी से कितना क्वेश्चन आने वाला है। ओके,
तो ढंग से पढ़ो, तुम बोर्ड के स्टूडेंट हो। ओके, थैंक यू।